श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी। महोदय, अब हमारी बारी है। मैं रघुवंश प्रसाद सिंह जी के संकल्प के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, लेकिन प्रस्ताव कोई भी होता है वह निर्गुण होता है। उसका जब सगुण बनाने के लिए जब कोई ठोस कार्यक्रम की बात नहीं होती तो निर्गुण से कोई लाभ नहीं मिलता। जो बात वो कह रहे हैं, मैं वहां पर आता हूं कि इसके लिए संसाधन आएगा कहां से। और जो कोई इस देश में कहते हैं कि संसाधन का अभाव है, मैं इस सदन में उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश में संसाधन का अभाव नहीं है, बल्कि दृष्टि और इच्छा शक्ति का अभाव है। कबीरदास जी ने कहा, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई तो दरस कहां से पाई। अगर हम इस देश के उस निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, उपहासित, इनके अगर जीवन में खुशहाली, समृद्धि लाना चाहते हैं और उनको भी एक मानव के जैसे समता और समरसता के समाज में जिंदा रखना चाहते हैं, तो हमको पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैंने ये कहता कि केवल सरकार के करने से यह होगा। अगर हम इस बात को कहें कि सरकार के करने से यह हो सकता है, तो सभी पार्टियों की सरकार वहां आई है, लेकिन नहीं निकल पाया। इसलिए निकल पाया कि जब तक राष्ट्र की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, समाज की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, और भारत के संसद, भारत के विधानमंडल, भारत के नौकरशाह जब तक अपने को रूपांतरित नहीं करेंगे, तब तक उस नए समाज का जन्म नहीं हो सकता है। मैं कल दादा प्रणब जी का भाषण सुन रहा था महोदया। पूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा ने बड़े अच्छे अच्छे तर्क उठाए थे, और जब दादा बोल रहे थे तो उनके तर्कों को काटते नहीं थे, कहते थे अपनी जगह पर आपका तर्क भी सही है, लेकिन आज की तारीख में इसका यह विश्लेषण है और इसका यह अर्थ भी निकलता है। तो मैं बहुत आनंद ले रहा था कि एक विद्वान के तर्क को एक विद्वान अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री कैसे एक दूसरे के कर रहे हैं, और वो आनंद का विषय था। वो ले रहे थे और उन्होंने जवाब दिया, और मुझे भी आनंद आ रहा था कि जसवंत जी जब बोल रहे थे तभी मैं ताली बजाया, प्रणब बाबू बोल रहे थे तभी मैं ताली बजाता था कि भाई वो भी कह रहे हैं अपनी जगह, अपनी दृष्टि से सही, इनका भी तर्क था सही। सत्य निकलता है तब जब हम पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं तब। लेकिन उसी बीच में जब वो बोल रहे थे बड़ी अच्छी बात, उसी बीच में हमने आवाज उठाई कि सांसद कोष का क्या होगा। और उस समय संपूर्ण संसद के लोगों की जो एक राय थी, एक दृष्टि थी, जिस दिन इस संसद के सभी लोग खड़े हो जाएंगे कि भारत से गरीबी को मिटाना है, समता समाज लाना है, राष्ट्र को बलवान बनाना है, उस दिन यह राष्ट्र का रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि संसद उस मामले पर कभी इकट्ठा खड़ा नहीं होगा। क्यों? जब हम इस ओर बढ़ेंगे तब हम गाली देने लगे, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने कितना खाया, तुमने कितना गरीब का खून चूसा। इस उलझ में लग जाते हैं। इसलिए हम इस बात की ओर बढ़ें। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस देश में नौकरशाही है, वेतन आयोग बनता है, छठा, पांचवा, चौथा और छठा वेतन आयोग बना, उनके वेतन भत्ते बढ़े, सुख बढ़े, सुविधा बढ़े, यह बढ़ा दिया गया। क्योंकि जो जो महंगाई बढ़ती है तो वेतन भत्ता भी बढ़ता है, सरकार का खजाना लूटता है, लूटने वाले के पॉकेट में जाता है। महंगाई के मार को वो क्या जाने कि महंगाई क्या होती है। इसलिए इस देश में एक सुविधा भोगी वर्ग है, समृद्ध वर्ग है, और वो सुविधा भोगी समृद्ध वर्ग जिनको देश के राष्ट्र के खजाने से जो वेतन पाते हैं, उसमें सांसद भी होंगे, उसमें विधायक भी होंगे, उसमें नौकरशाह भी होंगे, उसमें व्यवसायी भी होंगे, जो सरकारी खजाने से सुविधा पाते हैं। मैं व्यवसायी का नाम महोदया इसलिए लेता हूं, क्या सरकार ने जवाब दिया कि जो बकाये खाते हैं एनपीए, उसमें 1,89,036 करोड़ रुपया बकाया है एनपीए खाते में, और 24,316 करोड़ रुपया उनको डाल दिया बट्टे खाते में।
अगर सरकार के पास में और हमारे पास में संकल्प हो, और मेरे पास में यह जवाब है जो सरकार ने इस सदन में उत्तर में स्वीकार किया था कि इस देश के 2008-2009 अवतारांकित प्रश्न संख्या 2893 24 जुलाई 2009 लघु मझोले बड़े उद्योग सहित 2008-9 के अनुसार 10,54,390 करोड़ रुपया बकाया है। और जो इस बरस में आके जवाब मुझे मिला वह 10 लाख बढ़कर के 14 लाख रुपया हो गया है। रघुवंश बाबू, इन बड़े उद्योगपतियों पर जो वह 14 लाख रुपया 14 लाख करोड़ रुपया बकाया है और फिर एनपीए में जो छोड़ दिया गया है या बच्चे खाते में डाल गया है, ये कुल मिलाकर के 16 लाख करोड़ रुपया 17 लाख करोड़ रुपया होता है। अगर देश में संकल्प हो, इस संसद में संकल्प हो और हम अपने रिश्ते को छोड़ दें, उन उद्योगपतियों से नाता तोड़ ले। देश के उद्योगपति को कौन बुरा कहता है? इसलिए कि देश का जो उद्योगपति है, जो ऊपर के 20 घराने हैं, ईमानदारी से कहो कि उस 20 घराने का संबंध किस राजनीतिक दल के नेता से नहीं है। जिसका संबंध सब घर में है, सब घर में जाता है, सब घर में बैठता है, सबके घर में खाता है, सबको कुछ खिलाता है, उनके साथ कभी आंख में गर्मी लेके हम लड़ सकते हैं? हमारे आंख में शंकर के त्रिनेत्र की ज्वाला नहीं आएगी। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक आंख में तुम्हें शंकर के त्रिनेत्र की ज्वाला वाली गर्मी हो और दूसरे आंख में तुम्हें उन गरीब और निर्धन के लिए करुणा की धारा हो, तभी तुम इस राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। क्या हम वो कर सकते हैं? हम वो संकल्प ले सकते हैं? जब छठा वेतन आयोग आएगा तो राजनीतिक दल से लेकर सभी राज्य सरकारें कहेगी कर्मचारियों को बढ़ती वेतन दो, बोनस दो, उनको सब दो। लेकिन इस देश में जो 85% गांव में है, 70% किसान और मजदूर हैं, आधा पेट खाता है, भूखे पेट सो जाता है। महोदया, मैं उस परिवार से आया हूं। जब मैं बोलता हूं तो मेरे अपने घर याद आ जाते हैं कि जब मैं अपनी मां के पेट में था तब मेरी मां मजदूरी कैसे करती थी। उस दर्द को कौन जानेगा? यह लाखों आज माताएं हैं जो झोपड़ी में सोती हैं, चटाई ओढ़ती हैं, अपने बच्चे को कलेजे से लगाती हैं और रात में खुद नंगी सो जाती हैं। उन गरीब माताओं के दुनिया को किसी ने देखा है? मैंने देखा है, क्योंकि हम ये बैठे हुए हमारे साथी हैं, हम उस दुनिया के रास्ते से निकल के इस संसद के झोपड़ी तक, संसद तक आए हैं। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना तब भी मेरी नजर एक बार अपने गांव में जाती थी, वही मिट्टी की दीवार, वही छप्पर, फूस का छप्पर, वही कच्चा कुआं, वही आधा घर, वही गाय भैंस, वही साइकिल। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर इस देश के उन गरीबों को उठाना चाहते हो तो निर्ममता पूर्वक इस संसद को सोचना पड़ेगा और निर्ममता पूर्वक इस संसद को अपने को बदलना पड़ेगा। महोदया, एक दो उदाहरण मैं उस महान आत्मा डॉक्टर लोहिया की सुना के वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि रघुवंश बाबू और हम उसी स्कूल से आए हुए हैं। समाजवाद का अर्थ है, लोहिया ने कहा, समाजवाद हर किसी अन्य सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर। समाज सुनिएगा जरा, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद के एक सीढ़ी नीचे उतरो, उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी और नीचे उतरो, आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। जरा गौर से सुनिए, धार्मिक बराबरी, और उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो, तब उसके बाद आएगी समता, संपूर्ण समता, संभव समता। तब एक सीढ़ी और नीचे उतरो, अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाओ। यह है समाजवाद की व्याख्या, यह है समाजवाद का मतलब। और जब हम इसके लिए चलते थे, एक ही नारा नहीं लगाते थे, राजा पुत्र निर्धन संतान सबकी शिक्षा एक समान, 100 से कम न 1000 से ज्यादा। समाजवाद का यही तकाजा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, सबकी शिक्षा एक समान, लेकिन नहीं होगा। मैं जानता हूं कि मेरे जैसे
हजारों लोग गरीब के घर से निकल के आएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, चिता पर चले जाएंगे, बिना कफन के जल जाएंगे, उनकी आवाज गूंजती रह जाएगी, लेकिन इस देश का कोई हिलने वाला नहीं है, क्योंकि यह देश कपटी और पाखंडी का देश है। इसलिए मैं इस सदन में खड़ा होकर कहना चाहता हूं, आदरणीय रघुवंश बाबू, आप बोल रहे थे पैसा आएगा। हमारे गुरु डॉक्टर लोहिया ने कहा था, जब कोई सरकार देश संपत्ति संचय और असत्य वादन के रास्ते पर चल जाता है, तो भूख को वो मिटा नहीं सकता। भूख को ही मिटा सकता है जो सत्यवादी बने और संपत्ति संचय को छोड़े। क्या हम देश में कानून बना सकते हैं? अधिकतम और न्यूनतम, सबसे नीचे 1, सबसे ऊपर 10। अगर महामहिम राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपया है, तो हिंदुस्तान के सबसे नीचे हल चलाने वाले किसान को और राष्ट्रपति के वेतन के बीच में 1 और 10 का अंतर जिस दिन इस देश में आ जाएगा, उस दिन यह देश विश्व का सबसे संपन्न, समृद्ध और महाबलवान देश बन जाएगा। लेकिन हम कर पाएंगे क्या? नहीं। आखिरी उन्होंने कहा, कानून बनाने वाले चीजों के दाम घटाए, न कि अपनी तनख्वाहों को बढ़ाए। अपनी ताकत, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के बजाय चीजों के दाम घटाने के लिए क्यों नहीं लगाते हो? उन्होंने कहा था, यह 10 अप्रैल 1964 को इसी संसद में बोलते हुए कहा था। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण दिए। पैसे आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन प्रारंभ कौन करेगा? अगर आज हम आए, जैसे सरकारी नौकर कहते चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो, वैसे हम भी सांसद और विधायक देश में कहते हैं कि जैसे महंगाई बढ़ गई, सरकारी नौकर का लूट रहा है, उसी के अनुपात में मेरे भी तनख्वाह और भत्ते वेतन बढ़ा दो। सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ते जाएंगे, उन गरीबों के लिए बचेंगे कहां से? इसलिए ये नियम अगर बने कि 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा, क्या हम मानने के लिए तैयार हैं? यह देश मानेगा? दूसरी बात, इस देश के अंदर जो ऊपर और नीचे का है, कल प्रणब दादाजी नाम ले रहे थे, NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। महताब साहब उसको 10 बरस पहले का निकाल के आप देखिएगा, क्योंकि नया अब कहीं मिलता नहीं है, उधर उतनी अब हमारी ताकत नहीं है जो खोजूं। उसमें था इस देश के उस समय बिरला सबसे ऊपर थे, आज अंबानी ऊपर है। उस समय उस कमिटी ने, उस NCR ने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि इस देश के 20% नीचे के 20% लोगों की कुल जायदाद तराजू के एक पल्ले पर और बिरला की जायदाद तराजू के दूसरे पल्ले पर, तब भी ये 20% की जायदाद कम है और अकेले बिरला का पल्ला भारी है। और आज के तारीख में एक अंबानी घराने की कुल परिसंपत्ति जायदाद तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाए और हिंदुस्तान के 30% निर्धन, निर्बल, दलित, पिछड़े, गरीब किसान की कुल जायदाद को एक पल्ले पर रख दिया जाए, तब भी अंबानी का पल्ला भारी है। लेकिन अंबानी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अंबानी का सब घर में पैठ है, सब दरबार में अंबानी की जय जयकार है, कौन बिगाड़ लेगा? आज इसलिए व्यापारी निर्भय है, उद्योगपति निर्भय है, सेठ साहूकार निर्भय है, भ्रष्टाचारी निर्भय है, देश को लूटने वाला निर्भय है, अपराध करने वाला निर्भय है। इसलिए कि उसको संरक्षण देने वाला कहीं न कहीं प्रशासन और राजनीति के शिखर पर बैठा हुआ है। इसलिए हमारे गांव में कहते हैं, पिया भय कोतवाल तो डर काहे का? पिया भया कोतवाल तो डर काहे का? जिसको राजनीतिक संरक्षण मिलेगा, प्रशासनिक संरक्षण मिलेगा और सबसे ज्यादा संरक्षण मिलता है जात के नाम पर। लोहिया कहते थे, जाति के गंदे कूड़े पर भ्रष्टाचार के कीड़े जन्मते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और देश को चाटते हैं। कोई भ्रष्ट अधिकारी हो और जात के नाम पर चला जाए तो सभी पार्टी के उसके जात का आदमी उसके रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। और सब करे न करे, मैं बिहार के मधुबनी में भोगा हूं, एक DDC एक जात विशेष का था, उसने भ्रष्टाचार किया, जिला परिषद को लूटा, मैं उसके खिलाफ लड़ा, लेकिन उसके जाति के सभी पार्टी में उसके जाति के नेता उसके पक्ष में खड़े हो गए। हम किसकी बात करते हैं? इसलिए हम अपने चरित्र से उस पाखंड को छोड़े, हम अपने चरित्र से उस कपट को छोड़े। जहां से हम आए हैं, शैलेंद्र जी बैठे हैं, रघुवंश भी राजपूत भले हों, लेकिन वो जहां जिस परिवार से हैं जानता हूं, हम जिस धारा में थे, कितनी रात जमीन पर सोए होंगे,
साइकिल पर चले होंगे, सूखी रोटी खाए होंगे, कितनी गाली सुने होंगे, ये शरीर ही जानता है। मंगलीलाल मंडल यहाँ है, किस परिवार से कहां से उठ के आए हैं वो वही जानते हैं। जाके पैर न फटे बीमाई, सो का जाने पीर पड़ाई, का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, अनपढ़ थे, आधी धोती पहनते थे, आधा तन पर रखते थे, कभी जीवन में देह पर गंजी और भर बाजू का कुर्ता नहीं देखा, लेकिन मैंने उनके साथ खेत में काम किया। हमारे नेता भी कर्पूरी ठाकुर आधा एकड़ जमीन जोतने वाला नाई का बेटा था, और जिस दिन वो मरा उस दिन आधा एकड़ जमीन रह गया। सभापति महोदया, यही चादर सुर नरमणि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीन्ही, जतन से ओढ़े दास कबीरा, जस के तस धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। वह महान कर्पूरी ठाकुर 10 कट्ठा जमीन जोतने वाला नाई का बेटा, बिहार का 2 बार मुख्यमंत्री बना। 10 साल तक बिहार का एक छत्र जातिवादी नेताओं के कलेजे पर चढ़ के हम लोगों के कारण वो बिहार के राजा बन के रहे, और मरे तो 10 कट्ठा का 10 कट्ठा जमीन छोड़ के चले गए। आज हम एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, बाप मेरा हल चलाता है, बेटा लाखपति बन जाता है, बाप माँ कहीं रहते हैं, बेटा करोड़पति अरबपति बन जाता है, हमको चढ़ने के लिए साइकिल नहीं रहती है। यहाँ आते हैं तो कौन स्कॉर्पियो से ऊपर एक फॉर्चून, कौन गाड़ी निकला है, फॉर्चूनर। हम तो जिस फॉर्चूनर हैं, बाकी फॉर्चूनर वाले हैं, वहां हम चले जाते हैं। हम उस गरीबों के रह पाते हैं क्या? इसलिए मैं कहता हूं, इस संसद के स्वरूप को, रघुवंश बाबू, इस संसद के स्वरूप को बदलना पड़ेगा। संसद इतिहास बदल सकता है। संसद उन गरीबों को 3000 रुपया महीना भत्ता दे सकता है। संसद चाहे तो उनकी जिंदगी में नई रोशनी ला सकता है। संसद चाहे तो जाति को मिटा सकता है, और संसद चाहे तो इस हिंदुस्तान को एक नया हिंदुस्तान बना सकता है। लेकिन पड़ाके में रुकता हूं, जिसको बदलना है वो खुद नहीं बदलेंगे। लंबी लंबी बात हम करेंगे, लेकिन हम इतिहास नहीं बना पाएंगे, न हम इस संसद को बदल पाएंगे। आइए, इस देश को मजबूत और बलवान बनाना है। मैं कॉमनवेल्थ गेम और दुनिया के भ्रष्टाचार की बात नहीं करता हूं। मैं तो गरीब आदमी हूं साहब। 1000 रुपया की चोरी हो जाती है तो कलेजा फटने लगता है। यहां तो खड़ा होता हूं, 1000 करोड़, 3000 करोड़, 5000 करोड़, कोई सड़क खा गया, कोई हवाई जहाज खा गया, कोई स्टेडियम खा गया। अरे बाप रे बाप, उसका पेट है कि राक्षस का महाराक्षस पेट है। ईटा खाता, रोड़ा खाता, गिट्टी खाता, सब कुछ पचाता है। अब क्या बाकी है जो छोड़ देगा? और पचाते पचाते इस देश के 85% निर्धन निर्बल गांव के गरीब किसानों की हड्डी पचा गया, मांस पचा गया, खून पी गया, और तब भी हम नहीं चेत रहे हैं, हमारी आंखें नहीं खुल रही है। इसलिए अंत में मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा, रघुवंश बाबू, ये 3000 जो आपने मासिक का कहा है कि उनको भत्ता मिले, जब माननीय लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय किसान के हैसियत से मैं उसमें बैठता था और मैंने ये प्रस्ताव रखा था। हमारे पार्टी के कई लोगों ने कहा कि कैसे होगा? आडवाणी जी ने कहा क्यों नहीं होगा, हुकुमदेव जी जो कह रहे हैं सही है। इतने लोगों को अगर पेंशन मिलेगा तो उनको, गरीब किसान को 3000 रुपया पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? 100 रुपया रोज भी नहीं दोगे? हम 100 रुपया रोज नहीं मांगते, हम कुछ नहीं मांगते। भारत सरकार का चतुर्थ वर्ग का जो एक कर्मचारी है, उसको जितना पेंशन देते हो, मुझे 4th ग्रेड के उन कर्मचारी का ही पेंशन दे दो उन गरीबों को। उतना भी नहीं दे सकती हो क्या? वो भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, 3000 रुपया कम से कम 100, अगर उनको महीना का मिले 3000 रुपया महीना, 100 रुपया रोज, अगर उनको पेंशन मिलेगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी पत्नी बूढ़ी हो जाएगी, खाट पर पड़ी रहेगी, बेटा आएगा, बहू आएगी, पैर में मक्खन लगाएगी कि बुढ़वा बुढ़िया ज्यादा दिन जिंदा रहे, जो 3000 पेंशन लाएगा, हमें भी सिखाएगा, हमारे बेटा बेटी को भी पढ़ाएगा। इसलिए वह हमारी जिंदगी का सम्मान होगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक सम्मान होगा। इसलिए आइए, प्रशासनिक सत्ता को बदल दीजिए, संसदीय व्यवस्था को बदल दीजिए। हिंदुस्तान में एक समता समाज लाने के लिए गांधी, लोहिया, अंबेडकर, इनकी दीनदयाल, इनकी दृष्टि के आधार पर नए भारत का निर्माण करने के लिए आइए,
हम आह्वान करते हैं, अंत में आह्वान करता हूं, इस लोकसभा चैनल चलाने वाले को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरी बात को देश के लाखों गरीब सुन रहे हैं। अरे यह संसद बदले ना बदले, हम बदले ना बदले, नौजवानों यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, विद्यालयों को छोड़ दो, उनमें ताले लगा दो, सड़क पर आ जाओ। दिल्ली में 20 लाख लोग पटरियों पर सोते हैं, उन गरीबों को उठा लो और एक दिन इस संसद के चारों तरफ घेर के तुम तब तक बैठ जाओ जब तक तुम अपना अधिकार नहीं लोगे, तब तक तेरा घेरा नहीं उठेगा। जिस दिन ये 20 लाख लोगों के साथ वो नौजवान निकल के आएगा, नया इतिहास बदल देगा। हमसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, क्योंकि हम और आप कहीं ना कहीं उस सुविधा होगी समाज के अंग बन गए हैं। इसलिए प्रार्थना करता हूं देश के नौजवानों, गरीबों, किसानों, हम बदले न बदले, हमसे आशा छोड़ो, तुम आगे निकलो, स्कूल कॉलेज विद्यालयों को छोड़ दो और तुमसे आह्वान है, आओ श्रमिक कृषक मजदूरों, इनकलाब का नारा दो, शिक्षक गुर्जन बुद्धिजीवियों, अनुभव भरा सहारा दो, तब हम देखें सत्ता कितनी बर्बर और बौराई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों, क्रांति द्वार पर आई है, क्रांति द्वार पर आई है। धन्यवाद।